जैसा कि लगभग अब तक हम लोगों ने मनोविज्ञान को ख़त्म कर लिया है, अब हम लोग आगे चलेंगे जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है RT 2009 वो मैं आज आपको कंप्लीट करा देता हूँ। आप सभी जान रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यदि आप ये जानते हो कि हर एक बच्चा आज यदि सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ रहा है तो वो इसी के तहत ही पढ़ रहा है, क्योंकि हमने उसे राइट टू एजुकेशन दे दिया है। ऐसा हुआ कि 46वां संविधान संशोधन हुआ, उस पर कहा गया कि आपको क्या करना है कि जो बच्चे लगभग 14 वर्ष के पहले हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। ये सन 2002 में किया गया था। वहाँ पर से ये जो राइट टू एजुकेशन है, इसे हम कह सकते हैं कि वो लोगों ने इसे क्या किया, वो लोगों ने इसे बना दिया था मौलिक अधिकार। मतलब अब ये जो हम कहते हैं कि हर एक बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। यदि आपको लगता है कि इसका वायलेशन हो रहा है, कि मतलब इसका लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप इसके लिए सीधा कोर्ट जा सकते हैं। अब ये हमारा मौलिक अधिकार के अंतर आता है। सबसे पहला क्वेश्चन यदि RT 2009 से बनाना होगा तो यही कि ये कौन से संविधान संशोधन से आया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 46वें संविधान संशोधन से आया। अब मैं सीधा RT 2009 जाने से पहले आपको इसका थोड़ा सा पहले लेकर चलता हूँ कि RT 2009 से पहले ऐसा क्या हुआ कि RT 2009 निश्चित 2009 समय में ही आया। अब मैं लेकर चलता हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं कि हमें उन बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है, इसके बारे में यदि मैं बोलूँगा कि हमारे ऐतिहासिक संदर्भ में कौन कौन से व्यक्ति हुए जिन्होंने सोचा, तो मैं कह सकता हूँ कि सर ऐसा हुआ कि लगभग 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने कहा कि हमें क्या करना है कि इस जगह पर जहां हम लोग रहते हैं, हमारा जो भारत देश है, वहां पर हम बच्चों को कम से कम जो लगभग 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच में आते हैं, हम उन्हें क्या करेंगे, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देंगे। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बाद यदि आपने सुना होगा कि 1937 में वर्धा सम्मेलन हुआ था। उस वर्धा सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ऐसा है कि ये जो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो कह रहे हैं वो एकदम ठीक बात है, हमें कम से कम जो बच्चे 6 से लेकर 14 वर्ष तक है, हम उन्हें क्या करेंगे, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देंगे। इसी वर्धा सम्मेलन के बाद 1938 में जो हरिपुरी का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन जो हर साल दिसंबर में आयोजित की जाती थी, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इस पर खुल के चर्चा भी हुआ था। परंतु याद रखिएगा कि चर्चा 1910 से चालू हुई थी, और आप देखेंगे कि अभी 2009 में RT यहाँ पर लगा है। तो समझिए कि ये जो लड़ाई है, जो RT 2009 आया है, वो लगभग 100 से 150 वर्ष पुराना लड़ाई है, जिसे हम जीत चुके हैं। अब यदि मैं बात करूँ कि 1910 के बाद, मैं कह सकता हूँ कि सर 1944 में एक आई थी सार्जेंट कमीशन। सार्जेंट प्लान। सार्जेंट प्लान में कहा गया कि ये जो आप कह रहे हो कि हमें RT 2009 हमें मुफ्त अनिवार्य शिक्षा लागू करना है, 1944 में सार्जेंट योजना में भी इस बात को रखा गया था। अब यदि आप देखोगे तो ये सारा जो चीज़ है वो लगभग 1947 के पहले का है। 1947 हमारे दिल में बसा हुआ है कि 1947 में ऐसा क्या था, हमारे भारत देश की आज़ादी थी। 1947 के बाद लगभग मैं कह सकता हूँ कि जब 1948 आया, तो वहाँ पर सबसे पहले यदि किसी ने सोचा कि मुझे RT लगाना है, तो वो हुए मेरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सबसे पहले सोचा आज़ादी के बाद कि ऐसा है कि हमें ये जो RT जो लाना है, राइट टू एजुकेशन है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है, उसे हमें कैसे भी करके क्या करना है कि हमें अपने
जगह यानी कि जिस जगह पर हम लोग रहते हैं भारत राज्य में, भारत देश में, उसे लागू करवाना है। उसके बाद कहा गया 46वां संविधान संशोधन आया और 46वां संविधान जो संशोधन हुआ उसमें क्लियर हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, इसे एक मौलिक अधिकार दे देंगे। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो वो अनुच्छेद नंबर है 21A के तहत। अब ऐसा है कि हम कहते हैं कि RT 2009 जो है वो कब लागू हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि सर ये जो RT 2009 है वो लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को RT जो 2009 है वो संपूर्ण जगह पर लागू कर दिया गया, संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया। अब उन्होंने कहा ये जो 1 अप्रैल 2010 है, इस दिन को तो हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर जो RT है वो आ चुका है। इसके थोड़ी सी पहले घटना जो घटी हुई होगी कि ये जो 1 अप्रैल 2010 हम इसे RT 2009 क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से वो सारा चीज़ मिट गया। एक बार मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। मैंने कहा कि 1910 लिया था मैंने, 1937 लिया था मैंने, 1944 लिया था मैंने। 1910 में हम लोगों ने कब देखा, तो उसमें था एक व्यक्ति का नाम जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद मैंने कहा कि 1937 आया। 1937 में हमने देखा कि क्या, वर्धा सम्मेलन हुआ। उसके बाद यदि मैं कहूँ कि 1944 में क्या हुआ था, तो हम लोगों ने लेके आया था सार्जेंट कमीशन, सार्जेंट प्लान लेकर आया था, सॉरी, ठीक है। मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये तीनों हम लोगों ने कब लेकर आया था, जब हम लोगों को आज़ादी नहीं मिली थी। अब यदि मैं बात करूँ कि ऐसा क्या हुआ कि 1948 में, 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। उसके बाद ये जो हम इतने देर से कह रहे हैं कि हमें RT 2009, मतलब कह सकता हूँ कि ये लंबी चुनौती रही थी 1910 से लेकर 1948 में। मैंने कहा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए, उन्होंने कहा कि ये जो आप कह रहे हो उसे पूर्ण तरीके से हमें लागू करना है, ठीक है। फिर मैंने आपको एक निश्चित डेट दिया था कि ऐसा है कि हम लोगों ने माना कि 1 अप्रैल 2010 को इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। मैंने कहा कि उसके पहले कुछ घटना हुआ होगा, उसके पहले ऐसा कुछ हुआ होगा कि इसे हम RT 2009 कहते हैं, लेकिन इसे लागू 2010 को किया गया। इसे RT 2009 हम क्यों कहते हैं, मैंने, यदि आपको याद होगा तो मैंने कहा कि 21A आर्टिकल के तहत आता है ये। अब याद रखिएगा कि यदि किसी भी चीज़ को, कोई भी यदि बिल है, उस बिल को यदि एक्ट बनाना है, मतलब क्या है कि यदि हमारे पास ऐसा कोई भी कानून है और उस कानून को हम चाहते हैं कि वो अधिनियम बन जाए, तो उसे 3 चरण से गुजरना पड़ता है। आप सभी को पता है कि वो चरण कौन कौन से हैं। आपको सबसे पहले उसे राज्यसभा में ले जाना होगा, राज्यसभा में ले जाने के बाद आपको उसे लोकसभा में ले जाना होगा, और लोकसभा में ले जाने के बाद आपको उसमें राष्ट्रपति महामहिम जी का साइन चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये जो चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ कि राज्यसभा में गया, वो कब गया, तो 20 जुलाई 2009 में। उसके बाद यदि मैं बोलूँ कब गया, तो 4 अगस्त 2009 को। अंतिम में राष्ट्रपति जी का जो हस्ताक्षर है वो हुआ है 26 अगस्त 2009 में। इसीलिए हम लोग इतनी देर से कह रहे हैं कि RT 2009 है, इसीलिए क्योंकि जो पूरा प्रक्रिया है वो 2009 में हुआ है। चूंकि इस समय हो सकता है कि उस साल का जो शिक्षा सत्र था वो चालू हो चुका होगा। आप सभी जानते हैं कि 16 जून को लगभग जो शिक्षा सत्र है वो चालू हो जाता है। ये जब जो 3 घटना हमारे अंदर घट गई, तब हमने कहा कि अब ऐसा है कि अब हम लोग अगले ही दिन में 27 तारीख को ये पूर्ण तरीके से एक अधिनियम बन गया। अधिनियम बनते ही अब क्या हो गया कि हम लोग RT को फॉलो करेंगे। अब हम लोग जो भी स्कूल खुलेगा, जो भी शिक्षा उसके तहत प्रदान की जाएगी, वो RT 2009 के तहत ही प्रदान की जाएगी। 27 अगस्त को पूर्ण तरीके से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। उसके बाद इस RT के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इस RT में यदि मैं बात करूं तो कुल 7 अध्याय हैं।
7 अध्याय के बाद यदि आपको पता होगा तो उसमें कुल कितनी धाराएं हैं, तो 38 धाराएं हैं। धीरे धीरे हम लोग हर एक अध्याय पर चलेंगे, हर एक अध्याय के हर एक धाराएं पर चलेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें कुल 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। यदि इसमें से कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा अध्याय 4था अध्याय है। यदि मुझसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, तो मैं कहूँगा कि वो मेरा अध्याय नंबर 1 है। बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं कि इस अध्याय में ऐसा क्या होगा। अध्याय नंबर 1, धारा नंबर 1। यदि मुझे देखना होगा कि इस अध्याय नंबर 1 के धारा नंबर 1 में क्या है, तो इस अधिनियम का नाम, यदि मैं आपसे पूछूंगा कि इस अधिनियम का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे मुझे? आप कहेंगे कि सर इस जो अधिनियम है उस अधिनियम का नाम है RTE, मतलब इंग्लिश में कहूँ तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। हिंदी में कहूँ तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। अधिनियम। इस अध्याय का पहला धारा होगा, उस धारा में इसका जो नाम है वो दिया गया है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यदि मैं जान रहा हूँ कि ये जो मेरा अध्याय है ये मेरा सबसे छोटा अध्याय भी है, उस सबसे छोटा अध्याय में यदि मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो धारा नंबर 2 है वो क्या होगा, तो उसमें है RTE की शब्दावली। RT की शब्दावली मतलब क्या है कि यदि हम इस पूरे RT को 2009 को, जो कि लगभग अच्छा खासा मोटा पेज का है, यदि उसमें देखेंगे तो कुछ निश्चित शब्द है, वो जो शब्द है उनके मतलब क्या है। कि जैसे कि उसमें एक शब्द है कि बालक कौन है। यहाँ पर हम देखेंगे कि बालक की शिक्षा की बात हो रही है। बालक का मतलब वो किसी एक लड़के को नहीं बोल रहा है, बालक का मतलब संपूर्ण दोनों लिंग को बात कर रहा है कि लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। यदि वो बालक की बात कर रहा है, इसका मतलब वो 6 से लेकर 14 वर्ष का एक लड़का या एक लड़की कोई भी हो सकता है। ठीक है। बालक के बाद यदि वो बात कर रहा है कि विद्यालय क्या होगा, तो याद रखिएगा कि विद्यालय का मतलब क्या है कि वो स्कूल जहाँ एक बच्चा पढ़ेगा। कहा जाता है कि उस स्कूल के अंदर में क्या क्या होना चाहिए भैया, खेल का मैदान रहना चाहिए, खेल का मैदान, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रंग आपको दिख रहा हो जी। खेल का मैदान होना चाहिए। खेल का मैदान होने के बाद मैं कह सकता हूँ कि पानी पीने का पर्याप्त साधन, पानी का साधन होना चाहिए। आप देखेंगे कि हर एक सरकारी स्कूल में जो हैंडपंप नल लगाते हैं इसीलिए लगाते हैं। अलग अलग मैं वहाँ देखूँगा कि वहाँ पर वॉशरूम बनाया जाएगा, मतलब टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, लड़के के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग।
उस स्कूल में जो कक्षा है वो कक्षा जो है बढ़िया से होना चाहिए, चार दीवारी होना चाहिए, पर्याप्त लाइट सूर्य की रोशनी आनी चाहिए, वहाँ पर बढ़िया टेबल यदि ना हो तो कम से कम बैठने के लिए, बच्चों के बैठने के लिए बढ़िया स्कूल होना चाहिए। वो हमें विद्यालय की बात करता है। यहाँ पर बात की गई है कि वहाँ पर उस स्कूल में आरटी धारा नंबर 2 में वहाँ पर बात की गई है कि वहाँ पर एक निश्चित क्या होना चाहिए, स्थानीय प्राधिकारी होना चाहिए। इस चीज़ का बात किया गया है स्थानीय प्राधिकारी जी का। स्थानीय प्राधिकारी कहने का मतलब क्या है कि एक अधिकारी कौन हो सकता है वो अधिकारी। अब सभी जान रहे हैं कि जब मैं पहले से लेकर 5वीं तक की बात करूंगा तो वहाँ पर हो सकता है कि सर वहाँ का जो मेरा प्रधान पाठक है, जो 5वीं कक्षा के ऊपर रहता है, जिसे मैं हेडमास्टर कहता हूँ, प्रधान पाठक हो सकता है, ठीक है, प्रिंसिपल हो सकता है, हो सकता है कि वहाँ का ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, या डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी, ये दोनों उस अधिकारी के अंतर्गत आ जाएंगे। समुचित सरकार लिखा गया है। समुचित सरकार का मतलब हो सकता है कि वहाँ का जो भी उस गांव का जहाँ पर स्कूल है वहाँ का जो भी सरपंच रहा होगा, पंच रहा होगा, विधायक, सांसद, वो सभी उसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा 2 धारा हुआ। इसके बाद मैं चलता हूँ कि और कौन सा धारा हो सकता है। तो अब जब मैं यहाँ पर नए धारा पे आ रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि सर मैं यहाँ पर एक नई अध्याय पर भी आ गया। सबसे छोटा अध्याय में मैंने कितना देखा, कितने धारा है, 2 धारा है। अब मैं अध्याय नंबर 2 पर आ गया। अध्याय नंबर 2 पर आने से ही मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि अब मैं धारा नंबर 3 पर आ जाऊँगा। अब जो धारा नंबर 3 है इसमें बताया गया है कि छः से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। मतलब ये जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि सर ये जो हम लोग RTE 2009 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जानते तो हैं कि हमको क्या करना है कि जो बालक है, धारा नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि जो बालक है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब लड़का और लड़की दोनों हो सकते थे। वहाँ पर ये जो हम इतने देर से कह रहे हैं कि हमें उन्हें मुफ्त शिक्षा देना है, वो धारा नंबर 3 में कहा गया है कि आपको 6 से 14 वर्ष तक का जो भी बालक है आपको उनको क्या करना है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है। किसका कर्तव्य है, तो ये उस राज्य का कर्तव्य है कि वो उसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराए। ये मेरा धारा नंबर 3 हो गया। अब यदि मैं कहूँ कि यहाँ पर और कुछ हो सकता है तो मैं कहूँगा कि सर अब धारा नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। इस पे कहा गया है कि ऐसे बालक जो पढ़ाई में छूट गए हैं, पढ़ाई में छूट गए हैं, इसका मतलब हो सकता है कि वो लोगों ने उनका जो भी प्रारंभिक स्कूल रहा होगा उसे चालू किया होगा, लेकिन उसे वो लोग पूरा नहीं कर पाए। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने चालू किया, अब हो सकता है कि उनकी जो भी आर्थिक स्थिति ठीक ना रहने की वजह से, या हो सकता है कि उनका पलायन हो गया होगा समय पर, तो वो लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, आधे में ही छोड़ दिए। अब हो सकता है कि उस व्यक्ति के मन में ऐसा आ गया होगा कि अब मुझे फिर से पढ़ाई करना है, तो धारा नंबर 4 जो है वो कहता है कि उसके उम्र के अनुसार, उसके
उम्र के अनुसार उस बच्चे को स्कूल में दाखिला दिया जाए। मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो 10 साल का हो गया है और 10 साल का होने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मात्र पहली कक्षा में पढ़ा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब वो 10 साल का हो गया तो मैं उसे वापस से चाहूँगा कि वो पहली में जाए। जी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि वो जो व्यक्ति है वो कितने साल का है। यदि वो 10 साल का हो गया है, इसका मतलब हम जानते हैं कि जब भी कोई 6 वर्ष का होगा तो 6 वर्ष में होने के बाद हम उसे पहली कक्षा में डालते हैं। अब यदि भैया वो व्यक्ति जो है वो 10 वर्ष का हो गया है तो उसका ये मतलब थोड़ी कि हम उसे पहली में डाल देंगे, बिल्कुल नहीं। हम कहेंगे कि हम उसे वापस से डाल देंगे चौथी कक्षा में। चौथी कक्षा में हमने क्यों डाला? क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब वो व्यक्ति 6 वर्ष का रहा होगा तब उसे नियम अनुसार पहली कक्षा में होना था, 7, 8, 9 और 10। अब यदि मैं कह रहा हूँ कि सर वो यहाँ पर दूसरी, तीसरी, चौथी या पाँचवीं, यदि 10 वर्ष का हो गया है तो मैं उसे चौथी में डाल दूंगा, 10 वर्ष पूर्ण हो गया है तो मैं उसे पाँचवीं में डाल दूंगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। अब इसके आगे मैं चलता हूं कि हम लोग धारा नंबर जो 5 है वो क्या कहता है। धारा नंबर 5, अभी भी हम लोग अध्याय कौन से में हैं? अध्याय दूसरे में ही। धारा नंबर 5 में चलते हैं। यदि आपने टीसी कुछ सुना होगा, जिसे आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहते हैं, वो स्थानांतरण प्रमाण पत्र ऐसा है कि उसको कोई भी वहाँ का जो भी स्थानीय प्राधिकारी होगा, चाहे हेडमास्टर हो चाहे प्रिंसिपल हो, उसको वो रोक नहीं सकता। यदि इस चीज़ को वो रोकेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी व्यक्ति इस आपको टीसी देने से मना करेगा, यदि आप खुद प्रिंसिपल बन जाते हो, यदि आपने किसी का टीसी रोका तो आपके खिलाफ एक कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, ये मेरा हो गया कौन सा? अध्याय नंबर 2। अब मैं चलता हूं अध्याय नंबर 3 पर। चलिए, फिर मैं आ रहा था कि धारा नंबर जो 3 होगा वो क्या होगा। अध्याय नंबर 3 पे मैं आया और अध्याय नंबर 3 पे मैंने कहा कि वहाँ पर जो धारा है वो चलेगा मेरा धारा कहाँ से कहाँ तक। तो मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर जो आप धारा की बात कर रहे हो वो जाएगा लगभग धारा नंबर 6 से लेकर धारा नंबर 11 तक। ठीक है, पूर्ण तरीके से मतलब अध्याय नंबर 3 की बात करूंगा। उस अध्याय नंबर 3 की बात में मैं कह सकता हूं कि सर ये जो धारा नंबर 6 है, उस धारा नंबर 6 में कहा गया है कि समुचित सरकार समय, दूरी, स्थान तथा परिस्थिति के अनुसार विद्यालय का निर्माण कराएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो है पूर्णतः ये राज्य का ही कर्तव्य है कि वो क्या कराएगी? एक विद्यालय बनाएगी। समुचित सरकार का मतलब आप जानते हो कि उसके अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ का पंच आ जाए, वहाँ का सरपंच आ जाए, यदि वहाँ पर एक बड़ा जगह है तो वहाँ का महापौर, वहाँ का विधायक, सांसद, कोई भी आ सकता है। सभी लोग क्या करेंगे कि डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर एक स्कूल बनना है, आपस में निर्णय लेंगे। अब वहाँ पर यह हो सकता है कि ये कहा गया है कि आपको कोशिश करना है कि वो जो गांव है वहाँ से मेन रोड में 1 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ एक प्राथमिक स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल जिसे मैं कहता हूँ। और वो प्राइमरी स्कूल के बाद कहा गया कि कम से कम 2 से 3 किलोमीटर के बीच में वहाँ पर एक माध्यमिक स्कूल भी होना चाहिए। माध्यमिक प्राइमरी स्कूल में आप जानते हैं 1ली से लेकर 5वीं तक, और जो माध्यमिक स्कूल है हमारा 6वीं से लेकर 8वीं तक। ये कौन सा नंबर का धारा कह रहा है? धारा नंबर 6 कह रहा है। धारा नंबर 6 कह रहा है। अब मैं चलूँ कि धारा नंबर 7 क्या है। धारा नंबर 7 भी मैं देख रहा हूँ किसके अंतर्गत आ रहा है? अध्याय नंबर 3 के अंतर्गत ही आ रहा है। यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है तो मैं कह सकता हूँ कि सर केंद्र सरकार शिक्षकों के प्रशिक्षण के प्रतिमान निर्धारित करता है।
इसका मतलब क्या है कि ऐसा थोड़ी है कि आरटी 2009 जो है ये आ गया है और यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि केवल केंद्र इस बात का दायित्व लेता है कि आप जो भी करो, विद्यालय बनाओ, उसके अंतर्गत जो भी काम होना है केवल उसकी जिम्मेदारी केंद्र लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर कहा गया है कि केंद्र और राज्य दोनों की मिलीभगत रहेगी। स्टार्टिंग में जब आरटी 2009 को चालू किया गया था तो वहाँ पर मैंने देखा कि 90% जो है पूरा केंद्र दे रहा था और 10% ही मात्र राज्य दे रहा था। वर्तमान की स्थिति में ऐसा नहीं है। वर्तमान में कहा जाता है कि 65-35 है, कई जगह पर 68 और 32 भी है। मतलब जो केंद्र है वो कहता है कि 68%, यदि 100 रुपये मुझे स्कूल बनाने में लगेगा तो 68 रुपये जो है केंद्र देगा और जो 32 रुपये है वो राज्य देगा। कई जगह पर यही 65 रुपये और 35 रुपये है। ये मेरा हो गया धारा नंबर 7। अब यदि मैं बात करूंगा कि यहाँ पर धारा नंबर जो 8 है, अभी मैं अध्याय नंबर 3 के तहत हूँ, पूरा जो 11 तक है उसकी बात करूंगा। अब देखते हैं कि धारा नंबर जो 8 है वो क्या कहता है कि समुचित सरकार के दायित्वों का प्रावधान, यानी कि जो भी आधारभूत सुविधा होगी, समुचित सरकार का मतलब आप समझ चुके हैं कि वहाँ का जो भी पंच सरपंच या फिर वहाँ का जो भी एमएलए होगा वो क्या करेंगे कि उनके जो भी रोटी कपड़े मकान की आवश्यकता होगी इस विद्यालय को बनवाने के लिए उसकी पूर्ति करेगी। उसके लिए कुछ पैसा लगेगा, उस फंड को ये लोग क्या करेंगे, पास करेंगे। उसके बाद धारा नंबर 9 जो कि अभी फिर से मेरे अध्याय नंबर 3 के अंतर्गत ही आता है, वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि स्थानीय प्राधिकारी का क्या दायित्व है। वहाँ पर जो भी अधिकारी रहेगा, चाहे वो कौन कौन रह सकता है, मैं कह सकता हूँ कि सर वहाँ का जो भी HM रहेगा, वहाँ का जो भी प्रिंसिपल रहेगा, वहाँ का जो भी मैं क्या बोल सकता हूँ DEO रहेगा, डिस्ट्रिक्ट BEO रहेगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, या मैं कह सकता हूँ कि वहाँ का जो भी DEO रहेगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक लेवल का शिक्षा अधिकारी, वो सभी स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत ही आएंगे और उनके दायित्वों का वर्णन किया गया है धारा नंबर 9 में कि उन्हें किस प्रकार से काम करना है। धारा नंबर जो 10 है वो इस बात को बोलता है कि प्रत्येक माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करेंगे, अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे। केवल स्कूल खोलने से ये बात जरूरी थोड़ी है कि बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा मिल जाएगा। यदि उनके जो अभिभावक है, उनके जो माता पिता है, या मैं अभिभावक की जगह में कह सकता हूँ कि वो जो उनके संरक्षण है, यदि वही लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो मैं कैसे कह सकता हूं कि सर ये जो मैं आरटी 2009 लागू करने वाला हूं वो संपूर्ण तरीके से लागू होगा, यदि वो जिम्मेदारी उनके माता पिता स्वयं ही नहीं लेंगे। अब यहाँ पर जब आरटी 2009 की बात करता हूँ तो मैं केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही बात कर रहा था। तो क्या सर जो उनसे छोटे हैं उनके लिए मैं ऐसा कुछ प्रावधान लेकर नहीं आऊँगा? मैं बिल्कुल लेकर आऊँगा। उसे लिखा गया है धारा नंबर 11 में, जो बच्चे 3 से 6 वर्ष के बीच में होंगे उन बच्चों के लिए हमें क्या करना है, हमें सर आंगनबाड़ी खोलना है। ठीक है, ये हो गया मेरा कौन सा, अध्याय नंबर 3। धारा नंबर पूरा हमने देखा है कहाँ से कहाँ तक। धारा नंबर बताइए, धारा नंबर हम लोगों ने 6, 7, 8, 9, 10, 11 हम लोगों ने पूरा देखा है। अब यदि मैं बात करूंगा कि इसके आगे क्या है तो इसके आगे मैं कह सकता हूं कि इसके आगे है हमारा धारा नंबर कौन सा, अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 में कितने धारा है, 12 से लेकर 28 धाराएं हैं। अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो है मेरा सबसे बड़ा अध्याय है और सबसे बड़ा अध्याय है। इसका मतलब यहाँ पर 12 से लेकर पूरा 28 की चर्चा करूँगा। उस 28 पर मैंने कहा कि जो धारा नंबर जो 12 है उसमें क्या है, तो उसमें कहा गया है कि 25% जो सीट होगा, यदि उस विद्यालय में 100 बच्चों का सीट है जो पहली कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि सर उन 100 में जो 25 सीट है ना उसको मैं रोक के रखूँगा, उसको मैं क्या करूँगा, आरक्षित करके रखूँगा, रिजर्व करके रखूँगा। किनके लिए करके रखूँगा, तो सर जो लोग BPL के नीचे आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की, मतलब जो व्यक्ति जो गरीब है, जिनकी एक निश्चित सालाना आय जो है निर्धारित सरकार के मानकों से कम है, उसे मैं कहूँगा कि उन्हें सरकारी स्कूल हो या गैर सरकारी स्कूल हो, उनके लिए हम लोग को 25% जो सीट है उसे आरक्षित करके ही रखेंगे। ये किसका कर्तव्य है, तो मैं कहूँगा कि सर ये एक राज्य का कर्तव्य है। जिस राज्य में जो बच्चा है वो शिक्षा ग्रहण करने वाला है, जिस विद्यालय में, उस राज्य का कर्तव्य है कि ये 25% वाला जो चीज़ है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करें। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने देख लिया है कौन सा, धारा नंबर 12। अब मैं चलता हूँ कि सर धारा नंबर जो 13 है वो क्या कहता है। अब यदि मैं बात करूँ कि धारा नंबर जो 13 है वो क्या कहता है, प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार का आपको शुल्क नहीं देना है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको शुल्क देना नहीं है, आप शिक्षक हैं तो आपको शुल्क लेना नहीं है। फीस, या मैं बोल सकता हूं क्या, शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये मेरे कौन सा धारा में लिखा है, ये मेरा लिखा है धारा नंबर 13 में।
सर यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया है, जिसने ये ले लिया है कि उसने फीस तो ले ली है, तो उसका क्या हो सकता है? तो भैया उसका कुछ नहीं होगा। यदि वो पकड़ा गया तो उस पर लगेगा जुर्माना। चोर तभी तक चोर कहलाएगा जब उसकी चोरी पकड़ी गई है। यदि नहीं पकड़ा जाएगा तो थोड़ी कहूँगा कि वो चोर है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि आप पैसा लेना चालू कर देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कहा गया है कि आप क्या करेंगे, उसके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाएंगे यदि पहली बार पकड़ा गया तो। दूसरी बार पकड़ा गया तो सर मैं कहूँगा कि सर उसको मैं 50,000 रुपये का जुर्माना बोलूँगा। तीसरी बार पकड़ा गया तो सर 25 तो बढ़ा रहे हैं, 25 और बढ़ा दो 75। तीसरी बार में ऐसा है नहीं वो आपकी नौकरी खा जाएगा यदि आप ऐसा करोगे तो। तीसरी बार में पूर्ण तरीके से उस व्यक्ति को निलंबित कर दिया जाएगा जो प्रवेश शुल्क लेगा, उस स्कूल को ही निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये मेरा कौन सा हो गया, धारा नंबर 13। अब मैं आगे चलता हूँ इसमें धारा नंबर 14 में। इतने डिटेल में एक एक धारा को इससे समझा रहा हूं ताकि क्वेश्चन यदि किसी धारा के अंदर से भी आ गया, सिलेबस में तो मात्र लिख दिया है उन्होंने कि आपको आरटी 2009 पढ़ना है। आरटी 2009 में तो 38 धाराएं हैं। 38 धारा से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आपके मन में एटलीस्ट रहना चाहिए कि ये सारी धाराएं जो हैं वो हमारे इस पर लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक एक धारा आपको लाइन टू लाइन याद होना चाहिए, लेकिन आपके मन में रहना चाहिए कि ये सारा जो धारा है 38 धारा, उसमें क्या क्या हो सकता था। इसीलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। धारा नंबर जो 14 है वो पूर्ण तरीके से दस्तावेज के लिए है। दस्तावेज के लिए इसका मतलब क्या है कि सर ऐसा है कि अब यदि मैं उन्हें एडमिशन देने वाला हूं स्कूल में, तो पुराने ज़माने में क्या था, एडमिशन देने के लिए देख लेते थे कि उसका कान जो है ऐसे पकड़ा रहा है कि नहीं पकड़ा रहा है, मतलब 6 साल का हो गया है बच्चे को स्कूल में एडमिशन। अब वो कान पकड़ाने वाला सिस्टम जो है पूर्ण तरीके से ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि सर उसके लिए एक निश्चित दस्तावेज लगेगा। दस्तावेज में ऐसा है, कहा जाता है कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, चलो वो ग्रामीण अंचल में रहता है, उसके पास मान लेता हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो हो सकता है कि चलो बच्चे का मात्र आधार कार्ड बना होगा। आधार कार्ड भी नहीं बना होगा तो चले माता पिता का आधार कार्ड बना होगा। ये सारा चीज़ जो है एडमिशन में बच्चे के लिए मान्य है। ये भी नहीं होगा तो हो सकता है कि उसका राशन कार्ड बना होगा, बच्चे का नहीं माता पिता का जो राशन कार्ड बना होगा उसके तहत मैं उस बच्चे को एडमिशन दे दूंगा। यदि कहा जाता है कि यदि दस्तावेज नहीं है तो भी आप ऐसा नहीं है कि उसे प्रवेश के लिए आप रोक देंगे, आप उसे प्रवेश देंगे। हो सकता है कि आप उसे एक निश्चित समय दे दें कि इस निश्चित समय में आप निश्चित दस्तावेज को दिखा दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है इसलिए आपने उसे एडमिशन नहीं दिया। ऐसा आप करोगे तो आपको क्या बोला जाएगा कि आपने अपराध किया है, आपको जेल भी हो सकती है यदि आप शिक्षक बनते हो, यदि आप प्रिंसिपल बनते हो तो। ठीक है, चलिए धारा नंबर 14 हो गया। धारा नंबर 15 में आते हैं। ठीक है, इस पे लिखा गया है कि प्रवेश शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में या अंत में लिया जा सकता है। यदि मैं बात करूँ इसमें एक निश्चित शायद डेट होता है, वो जो डेट है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि वो 31 सितंबर तक ऐसा परमिशन दे देते हैं कि हम लोग उनको एडमिशन जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, 31 सितंबर या 31 अगस्त ऐसा कुछ एक निश्चित डेट होता है, उसके भीतर हम लोग उन बच्चों को एडमिशन जो है वो दे सकते हैं। और शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में मतलब क्या होगा कि आप उसे या तो जून में दे दो, जून से लेकर अगस्त तक दे दो, और यदि आपने इस बीच में एडमिशन नहीं दे पाया है तो आप उन्हें सत्र का अंत होने का वेट कीजिए, अप्रैल, मतलब अप्रैल के बाद आप उन्हें कभी भी एडमिशन दे सकते हैं अगस्त तक, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। वो जब सत्र खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सिलेबस कोर्स आधा हो गया है उसके बाद आपने एडमिशन दिया तो वो एडमिशन भी कुछ काम का नहीं, क्योंकि बच्चे के लिए आधा जो कोर्स है वो छूट जा रहेगा। ठीक है, ये मेरा हो गया धारा नंबर 15। अब यदि मैं बात करूं कि धारा नंबर 16 क्या होगा। धारा नंबर 16 में क्या है
प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बच्चे को, प्रारंभिक मतलब 8वीं तक की बात करूँ मैं यहाँ पर, माध्यमिक की भी बात कर रहा हूँ, किसी भी बच्चे को विद्यालय में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये कौन सा धारा नंबर कहता है? धारा नंबर जो 16 है वो कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बच्चे को विद्यालय में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। किसी भी हालत में बच्चों को 8वीं तक, वो जैसा भी हो, आप उसे क्या करना है, आपको उनको पास करना है। अब मैंने कौन सा नंबर देखा? धारा नंबर 16। अब मैं चलता हूं कि धारा नंबर जो 17 है वो किसकी बात करता है। धारा नंबर जो 17 है वो बोलता है कि आप बच्चों को किसी भी प्रकार का न तो शारीरिक दंड देंगे और ना ही मानसिक दंड देंगे। ठीक है, ना ही शारीरिक दंड और ना ही मानसिक दंड। कौन सा धारा नंबर बोलता है? धारा नंबर 17। खास करके प्राइवेट स्कूल में तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है कि कुछ भी होता है उनके माता पिता फटाक से पहुंच जाते हैं। पहले ज़माने की तरह नहीं कि यदि टीचर ने मारा है तो उनके माता पिता उनको 2-2 झापड़ और मार दे रहे हैं। वैसी वाली स्थिति अब बंद हो चुकी है। अब कुछ भी होता है तो माता पिता तत्काल स्कूल पहुँच जाते हैं कि आपने मेरे बच्चे को कैसे छुआ। ठीक है, ये मेरा हो गया धारा नंबर 17। अब मैं आता हूँ कि धारा नंबर जो 18 है वो क्या होगा। सरकार के बिना अनुमति आप कोई भी स्कूल को नहीं खोल सकते। स्कूल को नहीं खोला जा सकता। उसके लिए एक निश्चित प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, ये मेरा कौन सा हो गया? धारा नंबर 18 हो गया। अब मैं चलता हूं धारा नंबर 19 पर। धारा नंबर 19 क्या बोलता है? इस धारा में विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तों का प्रावधान है। ठीक है, कौन सा धारा में? धारा नंबर 19 में। अब मैं चलता हूं धारा नंबर 20 में। अभी तक हम लोग कौन से नंबर अध्याय में हैं? तो अध्याय नंबर अभी भी 4 में है, जो कि सबसे बड़ा है और ये ऐसे लंबा चलेगा अभी। ये जो हम लोग RT 2009 में इतना सारा धारा देख रहे हैं, क्या उसमें बदलाव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। धारा नंबर 20 जो है यही बोलता है कि केंद्र सरकार के सूचना अनुसार धारा में बदलाव किया जा सकता है।
ठीक है, धारा नंबर 20 हो गया। अब मैं धारा नंबर 21 में जाऊं क्या? बिल्कुल जाएंगे। धारा नंबर 21 क्या होगा? स्कूल प्रबंधन समिति। अब ये स्कूल प्रबंधन समिति क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, मतलब एसएनसी की जो बात कर रहा हूँ, ये और कुछ नहीं है, बोलता है कि आपको क्या करना है कि एक प्रबंधन समिति बनाना है। प्रबंधन का मतलब जानते रहो मैनेजमेंट, ताकि वो जो स्कूल है उसका क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है कि नहीं, उस बात को हम लोग देख सके। उसके लिए एसएमसी का गठन होता है। उस एसएमसी में क्या होगा आपको मैं बताता हूँ। धारा नंबर 21 में ही हूँ अभी मैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कि हम लोग गठन कर रहे हैं एसएमसी का। एसएमसी में कहा जाता है कि पहले यहाँ पर सोचा गया था कि हम लोग क्या करेंगे, 12 सदस्य लेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में कहा जाता है कि ऐसा है कि वर्तमान में यदि पूछेगा कि कुल सदस्य एसएमसी में कितने रहेंगे, तो वो जो कुल सदस्य है वो रहेंगे टोटल 16। ठीक है, अब उस 16 में कहा जाता है कि यहाँ पर जो 75% लोग रहेंगे वो अभिभावक ही रहेंगे। अभिभावक यानी कि माता पिता। और ये जो बचा हुआ 25% है उस पे कहा गया है कि वो जो बाकी लोग जो बचेंगे, मतलब वहाँ का जो भी कौन हो सकता है, प्रिंसिपल, एचएम, विधायक, ये सभी लोग जो आएंगे वो बाकी के 25% में आएंगे। 75% इसका कहने का मतलब है कि ये जो 12 लोग हैं वो 12 लोग अभिभावक रहेंगे, और ये जो 4 लोग हैं वो लोग वहाँ के अधिकारी, एचएम, बीईओ, डीईओ, कोई भी हो सकता है, वो 4 लोग। ठीक है, अब ऐसा है कि कहा जाता है कि ये जो आप लोगों ने 16 लोग कहा है, उन 16 लोगों में 50% महिला होनी चाहिए। मतलब ये जो हम लोग टोटल 12 और 4 16 ले रहे हैं, इसमें कम से कम 8 महिलाओं का होना जरूरी है। ठीक है, ये मेरा कौन क्या हो गया, एसएमसी हो गया। इस एसएमसी में कहा जाता है कि हर 2 साल में इसका पुनर्गठन किया जाएगा। हर 2 साल में इसका में इसका पुनर्गठन किया जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, एसएमसी का हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये मेरा एसएमसी धारा नंबर 21। अब मैं धारा नंबर 22 पर चलता हूं। चलिए फिर धारा नंबर 22 को हम लोग आगे देखते हैं कि धारा नंबर 22 ये कौन से अध्याय पे चल रहा था। तो हम लोग अभी भी चल रहे हैं अध्याय नंबर 4 में ही। धारा नंबर 22 पे आते हैं कि धारा नंबर जो 22 है वो क्या बोलता है। धारा नंबर 22 ने साफ साफ लिख दिया है कि आप ये जो एसएमसी धारा नंबर 21 में बनाने वाले हो, उसके द्वारा योजनाओं को तैयार करना। ठीक है, कौन सा नंबर का धारा बोल रहा है, धारा नंबर 22 बोलता है कि जो एसएमसी का आपने गठन किया है उसको द्वारा जितने भी योजनाएं बनेंगी उनको आपको तैयार करना है और देखना है कि वो सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये मेरा कौन सा बोलेगा, धारा नंबर 22 बोलेगा। उसके बाद यदि मैं बोलूँ कि धारा नंबर कौन सा आ जाएगा, तो आ जाएगा सर धारा नंबर 23। धारा नंबर 23 जो है वो बोलता है शिक्षक की योग्यता,
शिक्षक का जो भी वेतन बनना है, सैलरी बनना है, जो भी उसका वेतन भत्ता बनना है, अलाउंसेस बनना है, वो सभी चीज़ का निर्धारण किया गया है धारा नंबर 23 में। ठीक है, मतलब आरटी 2009 जो है वो शिक्षक का जो पेमेंट होगा, उनका जो योग्यता होगा कि किसे डीएड चाहिए, किसे बीएड चाहिए, किन लोगों के लिए सीजीटेट अनिवार्य है, सीटेट अनिवार्य है, ये सारे चीज़ का जो प्रावधान है वो दिया गया है धारा नंबर 23 में। ठीक है, उसके बाद ये मेरा धारा नंबर 23 हो गया। अब मैं चलता हूँ कि धारा नंबर जो 24 है वो किसकी बात करेगा। धारा नंबर जो 24 है वो बोलता है कि शिक्षक के कर्तव्यों का पालन। शिक्षक के कर्तव्यों का पालन में पहला आ सकता है, जैसे कि बहुत सारा हो सकता है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट को लिखता हूँ। कुछ समय पर आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं कह सकता हूँ कि समय पर पाठ्यक्रम को पूरा कराना। को पूरा करा देना। ये कौन से में आ जाएगा, मेरे धारा नंबर 24 में आ जाएगा। आई एम सॉरी। अब यदि मैं चलूँ आगे इसके कि ये जो धारा नंबर 25 इसमें क्या होगा, तो याद रखिएगा कि धारा नंबर 25 में क्या क्या आ सकता है। धारा नंबर के 25 में वो बोलता है कि आपको 6 महीने के अंदर तय छात्र शिक्षक अनुपात को बनाना है। छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में भी आगे हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी केवल जान लीजिए कि हमें एक धारा नंबर 25 के तहत हमें छात्र और शिक्षक का मतलब चाइल्ड और टीचर का एक रेशियो बनाना होता है। ठीक है, ये मेरा धारा नंबर 25 के अंदर आ जाएगा। धारा नंबर जो 26 होगा उसमें क्या आ जाएगा, तो धारा नंबर 26 में किसी भी विद्यालय में स्वीकृत पदों के दस % से अधिक पद रिक्त ना हो। मतलब क्या है, मतलब कह सकता हूँ कि यदि वहाँ पर 100 लोगों का स्टाफ का टीम है तो 90 लोग कम से कम वहाँ स्कूल में होने ही चाहिए। जो 10 नहीं है वो अलग बात है, बाकी कम से कम 90 वहाँ पर होने ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद धारा नंबर आ जाएगा 27। धारा नंबर जो 27 है वो बोलता है कि किसी भी शिक्षक को मैं कुछ कामों में लगा सकता हूँ। कौन से कामों में आपको पता है, एक तो कि सर मैं उनको 10 वर्षीय जनगणना में लगा सकता हूँ, और किस में लगा सकता हूँ, आपदा, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया, आपदा प्रबंधन में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं, और उन्हें मैं किसी चीज़ पर लगा सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी चुनाव होता है, पंचायती राज हो, स्थानीय निकाय हो, उन सभी में मैं क्या कर सकता हूँ, स्थानीय निकाय हो, एमएलए वाला हो, वो सभी में मैं इन लोगों का ड्यूटी जो है वो लगा सकता हूँ। धारा नंबर जो 28 है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से मुझे लगता है कि यदि जो क्वेश्चन है बनाना होगा तो धारा नंबर 12 के बाद धारा नंबर 28 मुझे लगता है कि इससे वो लोग एक क्वेश्चन बना सकते हैं। धारा नंबर जो 28 है वो बोलता है कि एक शिक्षक जो है, सरकारी शिक्षक जिसको सरकारी सैलरी मिल रही है, सरकारी भत्ते मिल रहे हैं, वो निजी ट्यूशन शिक्षण नहीं करेगा, प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा, निजी शिक्षण नहीं करेगा। मतलब क्या है कि वो ट्यूशन्स नहीं खोलेगा। ठीक है, ट्यूशन्स अलग से प्राइवेट में बच्चों को पैसे लेकर नहीं पढ़ाएगा, ये धारा नंबर 28 बोलता है। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं कि हम लोगों ने अध्याय नंबर जो
कौन सा है, अध्याय नंबर 4 है। वहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो हमने देखा कि सर धारा नंबर जो 12 है 12 से लेकर 28 तक पूरा आएगा। धारा नंबर जो 12 है वो बात करता है कि 25% आपको सीट को आरक्षण करना है, किसके लिए, जो लोग बीपीएल में आते हैं, मतलब जो लोग क्या करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, जो लोग, मैं कह सकता हूँ कि सर जो लोग गरीब हैं उनके लिए मैंने क्या किया, सीट को रिजर्व करके रख दिया, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि धारा नंबर जो 13 है वो बोलता है कि आपको किसी प्रकार से शुल्क नहीं लेना है उन बच्चों में, किसी भी प्रकार से आप क्या करेंगे, शुल्क नहीं लेंगे। उसके बाद यदि आपने ऐसा कुछ लिया तो आपके अंदर क्या हो सकता है कि सर आपको जुर्माना देना पड़े 25,000 50,000। तीसरी बार भी आपको यदि मैं ऐसा करते हुए पाया तो आपको सीधा सीधा निलंबित कर दिया जाएगा, आपका नौकरी खत्म हो जाएगा। राज्य का ये कर्तव्य था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आया था कि हम लोग धारा नंबर 14 पर आए थे। धारा नंबर 14 मैंने कहा कि दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे उस बच्चे के प्रवेश के लिए यानी एडमिशन के लिए, ठीक है। मैंने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र हो जाए, आधार कार्ड हो जाए, माता पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड। चलो यदि ये चारों कार्ड उसके पास नहीं भी है, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं भी है, तब भी मैं कह रहा हूँ कि आप बच्चों को प्रवेश देंगे कि आप उन्हें कहेंगे कि निश्चित समय के अंदर आप ये जो दस्तावेज की बातें मैं करता हूँ वो सभी दस्तावेज आप क्या करेंगे, मुझे लाकर दिखाएंगे। धारा नंबर जो 15 है, धारा नंबर 15 क्या बोलता है कि आप क्या करेंगे, प्रवेश कब देंगे, प्रवेश तब देंगे जब शैक्षिक का या तो प्रारंभ होगा या तो अंत होगा। प्रारंभ कब होता है आपको पता है कि लगभग 16 जून को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्कूल को चालू करते हैं। तो लगभग 16 जून के पहले कोशिश करिए आप लोग 31 अगस्त तक या 31 सितंबर तक आपको देना है अनिवार्य तरीके से। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं इसे बाद में क्लियर कर दूंगा आपको। उसके बाद मैंने कहा कि आप जब भी अंत होगा, अप्रैल में लगभग अंत हो जाता है, तो वहाँ पर भी आप एडमिशन देना चालू कर सकते हैं। धारा नंबर 16 को मैं लेकर आया था। धारा नंबर 16 मैंने आपको कहा कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बच्चों के विद्यालय में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक में कहा था कि वो 8वीं कक्षा तक की बात कर रहा हूँ, 8वीं कक्षा तक के बच्चों तक को मैं फेल नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि धारा नंबर में आ जाऊंगा 17 पर, जहां मैंने कहा कि ना तो मैं उन्हें शारीरिक दंड दूंगा, उन्हें मार नहीं सकते, उन्हें पीट नहीं सकते, और ना ही मैं उन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक दंड दे सकता हूं। इसमें कोई दिक्कत, मैं उन बच्चों को किसी भी प्रकार का क्या नहीं दे सकता, मानसिक दंड नहीं दे सकता। उसके बाद मैं धारा नंबर 18 में आ गया। धारा नंबर 18 मैंने कहा कि सरकार को बिना अनुमति सरकार के आप क्या नहीं कर सकते, आप स्कूल नहीं खोल सकते, बिल्कुल स्कूल नहीं खोल सकते। आपको निश्चित प्रमाण पत्र चाहिए। यदि आपको पता होगा कोई भी स्कूल को खोलने के लिए कहा जाता है कि यदि आप कोई नया स्कूल खोलोगे तो आपको उसमें 8 साल आपको CGBSE के अंदर ही पढ़ाना है। जब 8 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद ही आप उस स्कूल को CBSE बना सकते हो, वरना आप उस स्कूल को डायरेक्ट CBSE नहीं खोल सकते यदि वो पुराना कोई स्कूल का चेन नहीं है तो, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि धारा नंबर 19 जो है वो क्या बोलता है, तो धारा नंबर जो 19 है वो बोलता है कि इस धारा में विद्यालय को मान्यता प्राप्त करने की शर्तें हैं, कि मतलब एक विद्यालय जो है वो किस हिसाब से विद्यालय कहलाएगा, उसके लिए क्या क्या शर्तें होती है। धारा नंबर जो 20 है वो बोलता है कि केंद्र सरकार को सूचना अनुसार धारा में बदलाव किया जा सकता है। जो इतनी सारी धारा हम लोग पढ़ने वाले हैं 38 धारा, उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है धारा नंबर 20 के तहत। धारा नंबर जो 21 है वो बोलता है कि स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी बोलते हैं, SMC का गठन किया जाएगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बताया कि SMC क्या होगा। SMC मैंने कहा जो कि धारा नंबर 21 के अंतर्गत था, मैंने कहा कि यहाँ पर कुल 16 सदस्य रहेंगे, जिसमें 50% पूरी महिला होनी चाहिए, मतलब 8 सदस्य पूरी तरीके से क्या होंगे, महिला होंगे। वहाँ पर मैंने कहा कि ऐसा है कि 75% और 25% बांट दूंगा। 75% पूर्णतः उसमें अभिभावक होने चाहिए, माता पिता होने चाहिए, जो हर 2 साल में क्या होंगे, बदलते चले जाएंगे, उनका पुनर्गठन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट पर आया, जिसे मैंने कहा धारा नंबर जो मेरा क्या है 22 है। 22 में मैंने कहा कि SMC का जो भी है उसके द्वारा योजनाएं तैयार करवाना कि हमारे स्कूल में क्या कमी है, हमारे स्कूल में हैंडपंप होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए। धारा नंबर जो 23 है वो बोलता है कि आप शिक्षक की योग्यता का निर्धारण करेंगे, D.Ed होगा, B.Ed होगा, C.Tet चाहिए, CGTET चाहिए, या उनके जो भी वेतन होने हैं, उनके जो भी वेतन भत्ता बनना है। धारा नंबर जो 24 है वो इस बात को बोलता है कि शिक्षक के कर्तव्यों का पालन, समय पर आना, समय पर पाठ्यक्रम को तैयार करना, एक शिक्षक जो है वो किस तरीके से काम करेगा, ये सभी चीज़ धारा नंबर 24 में दिया हुआ है। धारा नंबर 25 की बात करूं तो 6 माह के अंदर तक छात्र शिक्षक अनुपात, मैंने कहा कि चाइल्ड टीचर रेशियो, जिसे मैं आगे चलकर और क्लियर करूंगा, ये चाइल्ड टीचर जो रेशियो है वो 6 महीने के अंदर तक बच्चे में आना चाहिए, मतलब उस स्कूल में आ जाना चाहिए। धारा नंबर जो 26 है वो बोलता है किसी भी विद्यालय में स्वीकृत पदों से 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए, ठीक है। धारा नंबर 27 क्या होगा, मैंने कहा कि शिक्षक को कुछ अन्य कामों में पढ़ाई के अलावा लगाया जा सकता है, वो है 10 वर्षीय जनगणना, आपदा प्रबंधन और चुनाव, पंचायती राज, स्थानीय निकाय, MLA MP का चुनाव में लगाया जा सकता है। धारा नंबर 28 जिसे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कहा वो क्या हो सकता है, मैंने कहा कि शिक्षक जो है वो निजी शिक्षण नहीं करेगा, कोई भी प्रकार से वो क्या करेगा, प्राइवेट ट्यूशन नहीं देगा, ठीक है। ये हो गया मेरा अध्याय नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं अध्याय नंबर 5।
चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं अपने अध्याय नंबर 5 पे। ठीक है, इस अध्याय नंबर 5 में हम लोग देखेंगे धारा नंबर 29 से लेकर पूरा धारा नंबर 34 तक। सॉरी, धारा नंबर 34 लिख दिया मैंने। धारा नंबर 29 से लेकर धारा नंबर 31 तक, 29, 30, 31 को। ठीक है, धारा नंबर 29, 28 में हम लोगों ने देखा कि वो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को क्या करेंगे, निजी ट्यूशन नहीं देंगे। ठीक है, इसमें लिखा गया है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया और समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। ठीक है, ये मेरा कौन सा हो गया, धारा नंबर 29। धारा नंबर 30 में क्या हो जाएगा, तो ऐसा है कि धारा नंबर 30 जो है वो कहता है कक्षा 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं, किसी भी बच्चे को फेल वाला तो हम लोगों ने देख लिया है। बोर्ड परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, धारा नंबर 30 हो गया। अब मैं आ सकता हूं धारा नंबर 31 में। धारा नंबर जो 31 है, माफ़ कीजिएगा, इसमें केवल और केवल धारा नंबर 29 और 30 ही था। अब ये जो है मेरा अध्याय नंबर वो आ जाएगा 6। धारा नंबर 31 की बात कर रहा था मैं, जो कि अध्याय नंबर 6 में आ गया था। वहाँ पर मैंने कहा था कि जो धारा नंबर 31 है वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़ा है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये चीज़ ना दो चीज़ के लिए होता है। यदि वो केंद्र के लिए होगा तो केंद्र के लिए उसे बोलते हैं कि NCPCR है, और ये जो है वो राज्य के लिए होगा तो उसे मैं SCPCR नाम दूंगा। इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा करना ही है मुझे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर केवल और केवल आपको नाम बताकर यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे ही, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। उसके बाद मैं आ जाता हूँ धारा नंबर 32 में। धारा नंबर जो 32 है वो बोलता है कि ये जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनना है, जिसे मैं SCPCR कहता हूँ, यदि मैं उसे N भी कह सकता था, NCPCR, नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। आपके मन में फिर भी थोड़ा डाउट आ रहा होगा तो मैं एक बार इसका इंग्लिश मतलब समझा देता हूँ। ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स। ठीक है, ये मेरा धारा नंबर 32 में बोलता है कि ये जो आपने SCPCR बनाया है, इसका जो भी कार्य है, इसका मतलब क्या है कि मैं कह सकता हूँ कि जो भी शिकायत लेके आएगा बच्चा कि उसके मौलिक कर्तव्य का हनन हो रहा है,
तो वो कहाँ पर लेके जाएगा, धारा नंबर 32 के अनुसार SCPCR के अंदर में लेकर जाएगा। जो धारा नंबर 31 है वो इनके कार्यों का प्रावधान था कि SCPCR क्या क्या काम करेगा। धारा नंबर 32 क्या बोलता है कि ये जो SCPCR आपने बनाया है उसके हिसाब से एक बच्चा जो है अपना जो भी समस्या या शकित हो या जो भी समस्या होगा या शिकायत होगा उसकी अपील कैसे करेगा, वो धारा नंबर 32 में। उसके बाद धारा नंबर 33 पे आता हूं मैं। धारा नंबर जो 33 है उस पर लिखा गया है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन होगा। उसमें कितने सदस्य रहेंगे, उन सदस्यों का कौन कौन सा कर्तव्य रहेगा, इन सभी चीज़ों को दिया गया है। किस में दिया गया है, तो मेरे धारा नंबर 33 पे दिया गया है। उस धारा नंबर जो 33 होगी उस पे कहा गया है कि ये जो भी केंद्र सरकार होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, वो अधिसूचना जारी करेगा। ठीक है, अधिसूचना जारी करेगा और वो क्या बनाएगा, एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। उस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में ये सारी चीज़ें कि यहाँ पर जो भी इसके अंदर उनके वेतन क्या रहेंगे, इनके भत्ते क्या रहेंगे, ये सारा चीज़ धारा नंबर 33 पर लिखा गया है। याद रखिएगा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो होता है वो धारा नंबर 33 के अंदर गठन होता है। सेम रहता है धारा नंबर 34 में। ये जो चीज़ मैंने लिखा है कि राष्ट्रीय, वो हो जाएगा अब राज्य का। राज्य सलाहकार परिषद, ये मेरा किस में हो गया, ये मेरा हो गया धारा नंबर 34 में। सर ये सलाहकार परिषद क्या है, ये कुछ नहीं है, एक विद्यालय के गठन के लिए कुछ कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में कुछ लोग रहेंगे जो समय समय पर बताएंगे कि NCF को लागू करना चाहिए था, RT को लागू करना चाहिए था। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतने डिटेल से क्वेश्चन इसमें से आ नहीं सकता है। केवल ये जानना कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और राज्य सलाहकार परिषद कौन कौन से धारा में आते हैं RT के तहत। वो भी बहुत मुश्किल है कि ऐसा क्वेश्चन जो CG टेट है वो पूछे। उसके बाद मैं धारा नंबर, यदि मैं 35 पे चला जाऊं, अब यदि आपको पता होगा कि धारा नंबर जो 35 है वो इस अध्याय से हट जाएगा, मतलब मैं एक नए अध्याय पर आ जाऊंगा। वो जो नया अध्याय मेरा कौन सा रहेगा, लास्ट अध्याय, अध्याय नंबर 7। उस 7 में कितनी धाराएं हैं, तो बोल सकता हूं कि सर उस 7 में कुल 4 धाराएं हैं। धारा 35 और कौन सा, धारा 36, धारा नंबर 37, उसके बाद धारा नंबर 38। ठीक है, जो धारा नंबर 35 है वो बोलता है केंद्र व राज्य सरकार के बीच निर्देश जारी करता है। ठीक है, किस प्रकार का निर्देश की केंद्र जो है कुछ जानकारी देगा, उसे वो कौन, राज्य सरकार जो है क्या करेगा, फॉलो करेगा कि हाँ भैया केंद्र से ये जानकारी आई है, हमें उसे फॉलो करना है। उसके बाद जो 37 है वो उसके बाद जो 36 है वो बोलता है कि जुर्माना लगाने से पहले सक्षम अधिकारी से पूछना। सक्षम अधिकारी से पूछना। ठीक है, जिसे अभियोजना के लिए पूर्व मंजूरी, ऐसा लिखा गया है हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली वाले कॉपी में। धारा नंबर जो 37 है वो बोलता है विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति मतलब क्या है, विद्यालय प्रबंधन समिति किस में आ जाएगा, आपका SMC में आ जाएगा। उसके लिए यदि कुछ भी कार्रवाई करना है तो ऐसा है कि इसका न्यायालय में वाद विवाद नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, इसको आप कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। यदि विद्यालय प्रबंधन समिति में कुछ भी चीज़ होता है
तो उसको आप हाई कोर्ट या कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर आप लेकर नहीं जा सकते कि आपके साथ कुछ गलत या अनहोनी हुआ है। ठीक है, उसके बाद नियम बनाने की शक्ति है या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की शक्ति। ठीक है, ये किस में आ गया मेरा? धारा नंबर 38 में। ये 4 धाराएं हैं, धारा नंबर 35, 36, 37 और 38। सभी धाराओं को मैंने छोटे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी है। और जो धारा नंबर 12 है और धारा नंबर 28 है, केवल वहीं से क्वेश्चन जो है वो आने की उम्मीद है। और एक बार ये देख लीजिएगा कि SCPCR क्या था, NCPCR अभी आगे चल के हम लोग और क्लियर करेंगे। बाकी देखते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू। चलिए फिर उसी RT में थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि जो आप प्राथमिक स्कूल की बात कर रहे हो, मतलब जो लगभग 8वीं तक का है, उसमें क्या होगा कि पहली कक्षा से मैं 5वीं तक के लिए बात कर रहा हूँ पहले। ठीक है, यदि मैं उसमें 3 कॉलम बना दूँ, क्या कितने बालक का मतलब जान रहे हो, लड़का और लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, इतने बालकों ने प्रवेश किया, उसके बाद उनके लिए कितने शिक्षक होने चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि सर यदि वो 60 तक है तो वहाँ पर कम से कम सर 1 शिक्षक का रहना अनिवार्य है। यदि वो 90 हो जाते हैं, उसके बाद धीरे से 120, उसके बाद धीरे से 150 हो जाएंगे। 90 होंगे तो मैं कहूँगा कि उनके लिए 2 शिक्षक का होना अनिवार्य है। ये हो जाएगा तो मैं कहूँगा कि इनके लिए, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, यहाँ पर कम से कम 2 शिक्षक रहने चाहिए, यहाँ पर कम से कम 3 शिक्षक, कम से कम 4 शिक्षक, 150 होने पर कम से कम 5 शिक्षक प्लस 1 रहेगा वहाँ पर हेड मास्टर, प्रधान पाठक। जैसे ही वहाँ पर 150 बच्चों से ऊपर होगा, वहाँ पर मैंने क्या किया, यदि मैं यहाँ पर देखूँगा कि ये 200 बालक से अधिक हो गया है तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा कि वो जो छात्र शिक्षक अनुपात होगा, मतलब वो जो टीचर चिल्ड्रन छात्र शिक्षक मैं उल्टा लिख दिया हूँ। ठीक है, छात्र शिक्षक, तो उस छात्र शिक्षक के अनुपात में वो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि वो 200 से ऊपर भी हो गए हैं बच्चे तो कम से कम 40। और कहा जाता है कि सबसे बढ़िया है कि कम से कम वहाँ पर 30 बच्चों पर 1 टीचर रहे, 35 बच्चों पर 1 टीचर भी ठीक है। 40 से ऊपर जो बच्चे हैं वो नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर 1 है, वहाँ पर जो छात्र है वो 100 हो गए, 150 हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर प्रभावी तरीके से शिक्षा है वो लागू नहीं की जा सकेगी। ठीक है, उसके बाद और कुछ यदि मुझे जानना है तो ये जानना है कि प्राथमिक स्कूल में कितने शिक्षण घंटे होंगे। ठीक है, प्राथमिक स्कूल में होगा 800। अगर इसी को माध्यमिक 6वीं से लेकर 8वीं तक का बोलेगा तो ये हो जाएगा आज 1000 घंटे। ठीक है, उसके बाद यदि बोलेगा कि कितने दिन उनको टीचर लोग को स्कूल जाना है तो ये जो है वो बोलता है कि आपको 220 दिन जाना है और 200 दिन जाना है, और यहाँ पर वो लोगों को कितना जाना है, 220 दिन जाना है, 200 दिन जाना है, और ये लोगों को 220 दिन। हफ्ते में यदि पूछेगा कि कितने घंटे उनको पढ़ाना है तो याद रखिएगा कि हफ्ते में कहा गया है कि कम से कम 45 घंटे, इनके लिए कहा गया है कि कम से कम 48 घंटे आपको क्या करना है, पढ़ाना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया मेरा पूरा RT 2009, जहाँ से जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।